नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मनी मंत्रा के आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हमारी तरफ से, डीडी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस यानी कि बीमा की। दरअसल आज के समय में बीमा शब्द बहुत ही कॉमन हो चला है, सामान्य हो चुका है, क्योंकि बीमा कंपनियां चाहती हैं कि हर इंसान इसे अपनी आवश्यकता मानकर जरूर अपनाएं ताकि आपातकाल की स्थिति में वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा दे सके। इसलिए बाजार में हर जगह आपको बीमा पॉलिसी से संबंधित विज्ञापन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और इसलिए आज हम इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम दर्शकों के लिए जो कि नहीं जानते इंश्योरेंस के बारे में, उनके लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिर इंश्योरेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और दूसरी अहम जानकारियां भी आपके साथ आज हम साझा करने वाले हैं ताकि आपको इससे संबंधित सारी जानकारी हासिल हो सके। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार ग्रोवर जी, जो कि बीमा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है AK ग्रोवर साहब। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं अंकुर खरबंदा जी, जो कि निदेशक हैं रिटेल सेल्स नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत अशोक सर मैं आपसे करना चाहूंगा। और जैसा कि हमने कहा कि नए साल है, बहुत से लोग जो अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं आए हैं, इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार इंश्योरेंस हो, उनकी जानकारी के लिए, उनकी समझ के लिए अगर आप बता सकें क्या है ये इंश्योरेंस, क्यों ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। धन्यवाद। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब इंश्योरेंस का नाम लिया जाता था तो हम लोग सोचते थे लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन पिछले 3-4 साल में जब से ये कोविड महामारी आई है तो लोगों को समझ में आया कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ एक और इंश्योरेंस भी होता है जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में वो सब कुछ इंश्योर होता है जो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ व्यक्ति की लाइफ के ऊपर जो है इंश्योरेंस देता है या कुछ क्रिटिकल इलनेस जैसी चीजों पे इंश्योरेंस देता है जी। तो पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस की जो है जागरूकता बहुत बढ़ी है। गवर्नमेंट ने भी इस विषय में काफी कदम उठाए हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया तो उससे बहुत सी प्राइवेट कंपनियां आई, उन्होंने बहुत सा प्रचार प्रसार इंश्योरेंस का किया और गांवों में, दूर दराज के इलाकों में जाकर के इंश्योरेंस की जानकारी दी। तो उनसे अब इंश्योरेंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा है कि जिसे लोग जानते या समझते ना। और लोग ये भी समझने लगे हैं कि इंश्योरेंस एक आवश्यकता है और समय पर काम आने वाला एक पॉलिसी है। तो आप कह रहे हैं कि खासकर कोविड के बाद से लोग इसकी महत्ता को और भी समझने लगे। लेकिन अंकुर सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब एक व्यक्ति जब इस बात को समझ जाए कि उसके लिए, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए बीमा इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, तो वो स्टार्ट करने से पहले वो किन किन बातों का ध्यान रखे और उसके लिए कौन सा बीमा उपयुक्त है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बीमा पॉलिसीज हैं, तो उनके लिए वो कौन सी पॉलिसी उपयुक्त है, इसका चुनाव वो व्यक्ति कैसे करे? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने जो बात किया, ग्रोवर जी ने भी बताया कि हमें कैसे इंश्योरेंस कितना जरूरी है और महत्वपूर्ण है आज। बट मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में बात बताऊंगा। बिकॉज कोविड के बाद बहुत जागरूकता बढ़ गई है, बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं और सबको समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। तो कुछ चीजें हैं जो मैं सबको बताता हूँ कि ये चीज देखो और फिर प्रोडक्ट लो। किसी कंपनी की बात नहीं करता हूँ, पर ये चीज देखो फिर प्रोडक्ट लो जी। तो पहली चीज कि उस प्रोडक्ट में, हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड कितने हैं। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जिसका मतलब होता है कि पहले 30 दिन जैसे एक्सीडेंट का क्लेम मिलेगा और कोई क्लेम नहीं मिलेगा। पहले 2 साल ये स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं जिसका क्लेम नहीं मिलेगा। पहले 3 साल पुरानी बीमारी कोई है तो उसका कवर नहीं मिलेगा।
तो ये कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं जो सबको पता होने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए हर पॉलिसी में कि इस पॉलिसी में कितने वेटिंग पीरियड है जो मैं खरीद रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। ओके। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को समझनी होगी कि प्रोडक्ट लेते समय ये समझें कि उसमें कोई लिमिट्स तो नहीं है, सब लिमिट जिसको हम को पेमेंट का नाम देते हैं, या सब लिमिट कोई पॉलिसी में लिखा होता है सब लिमिट, किसी में लिखा होता है को पेमेंट। तो को पेमेंट कितनी है, सब लिमिट कितनी है? सबसे अच्छी पॉलिसी वो होती है जिसमें कोई को पेमेंट ना हो, जिसमें कोई सब लिमिट ना हो। सब लिमिट का मतलब रूम रेंट में सब लिमिट होती है, जैसे 5,000 का रूम देंगे, सिर्फ 2,000 का रूम देंगे हॉस्पिटल का, 10,000 रुपए का रूम देंगे। वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो हमें हमेशा देखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कि किस प्रोडक्ट में सबसे कम रूम लिमिट है। ओके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं 5 चीजें बताऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं, जैसे आप, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क हॉस्पिटल में मेरे आसपास के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सारे उस हॉस्पिटल में कैशलेस में हैं या नहीं है। बिकॉज जब जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, कभी भी बीमार हो गए, उस वक्त हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सब हॉस्पिटल में कवर नहीं देती है। वो लिमिटेड हॉस्पिटल्स में किसी कंपनी के 8,000 होते हैं, किसी के 10,000 होते हैं, बट वो 8-10 हजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं जहां रहता हूं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली के अगर मेरे को पता है ये 10 बड़े हॉस्पिटल हैं, ये कवर्ड है कि नहीं कैशलेस में। आपको बीमा आपका रीइंबर्समेंट तो हर जगह पे मिल जाएगा, बट कैशलेस वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, ये देखना बड़ा जरूरी है। ओके। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो कितनी है उस कंपनी की। 100 क्लेम आते हैं तो कितने सेटल हो जाते हैं, तो जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशो उतनी वो कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो किसी कंपनी का 91, 92, 93, 95 इस तरह से क्लेम सेटलमेंट रेशो रहती है, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा उसके लिए, कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट चूज करे, वो कंपनी चूज करे। और उसके अलावा देखे कि एड ऑन नए नए कवर्स क्या आ रहे हैं। जैसे आज की डेट में कई कंपनी देती हैं रीअश्योर बेनिफिट देती हैं, जैसे जिसका मतलब होता है कि आपका एक सम इंश्योर्ड खत्म हो गया तो एक और नया सम इंश्योर्ड भी आपको मिल जाता है। तो वो भी एक देखे कि एड ऑन बेनिफिट्स, कुछ एक्स्ट्राज मिल रहे हैं, मुझे कोई ओपीडी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये 4-5 चीजों को अगर हम देख पाए तो हम एक अच्छी तरह सोच के डिसीजन ले पाएंगे अपने लिए, बिना किसी को बताए कि ये मैंने 5 फैक्टर देख लिए, ये सही है, मतलब मेरा प्रोडक्ट सही है। ठीक है अशोक सर, लेकिन ये तो हुई बहुत सारी अहम बातें जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने कि पहले आप चीज़ों को देखें कि आपके आसपास और वो सारी चीज़ें आपके पास है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी इंश्योरेंस है, जैसे कि जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, या फिर जो घर गृहस्थी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, कार इंश्योरेंस हो गए, और मोबाइल इंश्योरेंस आजकल चल पड़ा है, बिट साइज इंश्योरेंस है। बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में अभी भी नहीं जान रहे। अगर उनकी जानकारी के लिए बता सके अशोक सर कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं और उनका बेनिफिट उन्हें किस तरह से मिलने वाला है। एक तो आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। टर्म इंश्योरेंस वो होती है जिसमें आप थोड़ा प्रीमियम देकर के ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज ले सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं, जिसे आमतौर पर एंडोमेंट कवरेज कहा जाता है, तो अगर सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और 25 साल का इंश्योरेंस है, तो लगभग 4,000 रुपए आपको हर साल देने पड़ेंगे। लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो है, अगर उसमें आप लेते हैं तो शायद आपको 200-300 रुपए में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाए। आजकल की सिचुएशन में, आजकल की इकोनॉमी में जो भी लोग सर्विस करते हैं या जो अपनी पर्सनल धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको अपनी इनकम का, सालाना इनकम का कम से कम 50 गुना टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। तो इसका मतलब आमतौर पे 5 या 10 या 15% जो है, 10 या 15 गुना टर्म इंश्योरेंस ज्यादा लेना जरूरी है। तो अगर मान लो कोई आदमी 5 लाख रुपए साल का कमाता है तो उसे कम से कम 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी आपत्ति आ सकती है और उस सिचुएशन में परिवार के लिए खर्चा चलाना, बच्चों की पढ़ाई, मकान का किराया देना, या कोई मकान का लोन ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, तो उसकी किस्तें देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत सस्ते में और बहुत जो है आसानी से उपलब्ध है। ये पिछले कुछ सालों में आया है, पहले नहीं होता था। इसमें एक और बेनिफिट ये है टर्म इंश्योरेंस में कि अगर आप इसको यंग एज में लेते हैं,
अगर आप 25 साल की एज में लेते हैं, 30 साल की एज में लेते हैं, तो आपको सालाना प्रीमियम बहुत कम देना पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप दे रहे हैं उसे कभी भी डिसकंटिन्यू मत करें, ठीक है क्योंकि डिसकंटिन्यू अगर आपने एक बार किया जी। तो दोबारा जब आप लेंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा। अशोक सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ हैं कल्पना जी, जो कि मध्य प्रदेश के सिगनौरी से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। कल्पना जी, आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अब अपनी बात पूरी कीजिए अशोक सर। हाँ, उसके साथ साथ हम लोग दूसरी इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस है। जी। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस को कंपलसरी है ही, क्योंकि ये आपको किसी ऐसी दुर्घटना से बचाता है कि जिसमें अगर मान लीजिए किसी सामने वाले की डेथ हो गई या इंजरी हो गई या उसका कोई नुकसान हो गया, तो उसका क्लेम आपको ना देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़े। तो इसके लिए जो है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा आजकल व्हीकल बड़े कॉस्टली हैं, उनका रिपेयर बहुत कॉस्टली है। तो अगर आप अपने व्हीकल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा के रखें, पैकेज पॉलिसी लेकर के रखें, तो अगर व्हीकल का कोई डैमेज होता है तो उसका भी आपको क्लेम मिल सकता है। ठीक है। दूसरी इंश्योरेंसेस जैसे आप सर, अशोक सर, लगता है हमारे साथ कल्पना इस वक्त जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। ये पूछना था सर कि जैसे बीमा इंश्योरेंस कराना था तो कैसे कराएं, कितने का कराएं? ठीक जी अशोक सर, इनका बहुत ही बुनियादी सवाल, जिस बात का जिक्र मैंने शुरू में ही किया कि अभी भी बहुत से लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं कि बीमा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत करें, कौन सी पॉलिसी लें। इस पर वो सवाल जानना चाह रही हैं जवाब। क्योंकि इनको बेसिक जानकारी ज्यादा नहीं है, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अपने आसपास के किसी अच्छे बीमा एजेंट से मिले। बीमा एजेंट को इनको ढूंढना पड़ेगा, या अगर कोई बीमा एजेंट इनको नहीं मिलता है तो जिस बैंक में इनका अकाउंट है उस बैंक में जाकर के बैंक के किसी अधिकारी से बात करें। बैंक के अधिकांश अधिकारियों को बीमा के बारे में नॉलेज होती है, और बहुत सारे बैंक जो हैं आजकल बीमा कंपनीज के एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो वो इनकी जरूरत के हिसाब से, इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, इनका ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनको सजेस्ट करेंगे कि क्या बीमा इनको करवाना चाहिए। जो भी परिवार का कमाने वाला सदस्य है उसका टर्म इंश्योरेंस तो होना चाहिए। उसके अलावा फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। अगर कोई व्हीकल है इनके पास तो व्हीकल का इंश्योरेंस भी जरूरी है। ये 3-4 तो बेसिक इंश्योरेंस हैं जो कि लगभग हर नागरिक के लिए जरूरी है। ठीक है। अंकुर जी, ये भी आजकल अब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो फ़ोन करती हैं, फ़ोन पे वो अपनी बातें कहती हैं। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं, कई बार धोखाधड़ी की बातें सामने आती हैं। आप क्या उन्हें सजेस्ट करें कि क्या वैसी चीज़ें, वैसी बातें जो कंपनियां फ़ोन कॉल के ज़रिए बताती हैं उस पर कितना भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल, बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारी बार मैंने देखा है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है, गलत जगह फंस जाते हैं। तो पहली चीज ये देखने वाली है कि जहां से भी कॉल आ रहा है उसका नंबर ढंग से जांच लें कि वो सही में सही जगह से आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर किसी कंपनी का फोन आ रहा है तो वो गलत नहीं करती है, बट किसी इंडिविजुअल कोई और लोगों ने कॉल सेंटर खोले होते हैं, वो कई बार ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी बातों को। तो आपको ये चेक करना है कि रजिस्टर्ड कंपनी से आ रहा है कि नहीं। दूसरी चीज ये है, जो वो बोल रहे हैं, सपोज किसी कंपनी के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने नीवा बूपा के बारे में बात की, तो उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख दें कि वही चीजें लिखी हैं कि नहीं। और पेमेंट जो दें वो बिल्कुल ऑथराइज्ड कोड से, जैसे अगर पेमेंट जो देनी है चेक से दें, या लिंक भी है तो उसमें भी आजकल स्टार लग के लिंक टेस्ट वो ले आते हैं जिसमें लिखा होता है ये वेरीफाइड है, लिंक भी वेरीफाइड है। ये कुछ चीजें अगर देख पाएंगे तो वो अपना डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। बट कोशिश करिए, जितना बार कोशिश करिए कि अगर फेस टू फेस किसी से इंटरेक्शन हो जाए, अगर कॉल पे भी बात हो रही है तो उस कंपनी का नाम जरूर पता कर लें, उसकी ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये अगर वेबसाइट पे जाके
कुछ कुछ चीज होती है बेसिक, हम अपना ड्यू डिलिजेंस अगर कर लें तो आसान हो जाएगा सबके लिए और डिसीजन सही होगा, जी। कभी फंसेंगे नहीं। अंकुर जी, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो लोग बातें करते हैं, कई बार जो पॉलिसी में बातें नहीं लिखी होती हैं वो भी बोल देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, मिस सेलिंग का काम करते हैं। इससे जो कस्टमर है वो उन तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कस्टमर क्या करे? देखिए, दो तीन चीजें। पहली चीज, खरीदने से पहले जरूर पढ़ लें कि वो जो बेच रहे हैं लिखा हुआ है कि नहीं। जो चीज लिखी होती है वो सही होती है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर बाई चांस कोई आदमी फंस भी जाए तो हर पॉलिसी में एक क्लॉज होता है 15 दिन का, 30 दिन का, जिसको हम कहते हैं फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड, जिसमें ये होता है 15 दिन 30 दिन की आपकी पॉलिसी में अगर आपको जो बोला गया था वो पॉलिसी में नहीं आया तो आप 100% कैंसिलेशन, आपको रिफंड मिल जाएगा। आप कंपनी को कॉल करें और अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं ये बोल के कि मेरे को सही चीज नहीं दी गई। दूसरी चीज, अगर ये भी भूल जाएं, उसके बावजूद भी लेट सपोज आपका कभी बाद में 6 महीने बाद, साल बाद क्लेम आया और उसमें आपको लगा कि जो बोला हुआ था वो सही नहीं है, तो भी आपके पास, कंपनी के पास ग्रीवेंस सेल होते हैं जहां पे आप जा सकते हैं। ग्रीवेंस सेल अगर सॉल्व ना करे, ओम्बुड्समेंट होता है, कोर्ट होता है जहां पे आप जा सकते हैं। और हमारा ओम्बुड्समेंट जो है आया है, ओम्बुड्समेंट जो है वहां पे बहुत अच्छे कस्टमर के हित में सारे डिसीजन दिए जाते हैं। तो कस्टमर के पास काफी सारी ऑप्शंस होती हैं। पहली चीज, खरीदते समय बिल्कुल प्रपोजल फॉर्म और ये सब खुद भरें, खुद भरने की कोशिश करें, सारी डिटेल्स खुद भरें। सेकंड, जो लिखा है अगर वो नहीं मिला, 30 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है, उस चीज में देख लें। जब भी पॉलिसी आए उसको प्लीज पढ़ लें थोड़ा सा, बिकॉज हमें भी जागरूक रहना पड़ेगा, कस्टमर को भी जागरूक रहना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल पढ़ लें। अगर ये सब कुछ भी नहीं हुआ तो ग्रीवेंस सेल होता है, ग्रीवेंस सेल नहीं हुआ तो उसके बाद ओम्बुड्समेंट। तो फिर हमारा रेगुलेटर जो है बहुत सख्त है, वो इंश्योरेंस कंपनीज और इन सब के साथ बहुत सख्त रहता है कि कस्टमर का ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। तो कस्टमर अगर थोड़ा बहुत ड्यू डिलिजेंस अपनी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, मैंने ये पूछना है कि मैं पहले तो गई हूँ। हेलो जी सर, पूछिए सवाल सर। मैंने ये पूछना है कि मैं लॉकडाउन में कोरोना के बीच में मेरी सर्विस छूट गई, अभी मेरे को 80,000 मिल रही है जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इंश्योरेंस, अभी मैंने टीवी लगाया है तो मेरे को कौन सी चाहिए? पॉलिसी तो मैंने ली है भारतीय जीवन बीमा, वो रखी है मैंने। तो अभी ये जो मैं देख रहा हूँ पूरी फैमिली के लिए ये हो गई या बच्चों के लिए आने वाला जो समय है, मेरी एज है 49 रनिंग जी। हाँ, तो अभी मेरे को कौन सा लेना चाहिए ये पॉलिसी? अंकुर सर, अगर आप जवाब दे सके। हाँ, तो 3 चीजें होती हैं किसी भी आदमी के लिए, आपके लिए भी वही है। पहला है डेथ कवर। अगर आपको कभी भगवान ना करे कोई डेथ की वो आ जाए तो अपनी फैमिली का, आपका जो भी कमाने वाला आदमी है उसकी डेथ कवर जरूरी है। दूसरी चीज है डिसेबिलिटी, मतलब एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, वो बहुत बीमा जरूरी है। तीसरा है डिजीज, मतलब बीमारी कोई आ जाए उसके लिए बीमा बहुत जरूरी है। आपको बहुत बड़ा नहीं लेना, अपने पॉकेट के हिसाब से अपना कवर ले लें, डेथ का, डिसेबिलिटी का और बीमारी से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। ये 3 चीजें आपकी बेसिक नीड है। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस के लिए प्रोटेक्शन का कवर है। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि ये 3 चीजें, डेथ, डिसेबिलिटी और डिजीज, मतलब ये बीमा, आपको तीनों बीमा की जरूरत है। छोटा छोटा सम इंश्योर ले ले, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले ले ताकि आपके बेसिक कवर सारे कवर हो जाएं। डिसेबिलिटी कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लें 20 लाख का, और टर्म इंश्योरेंस ले लें 50 लाख या बेसिस अपनी इनकम के हिसाब से। ये 3 चीजें ले लेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, इससे आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक सर, लोग ये भी सवाल पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड करती है या फिर उसकी पॉलिसी में कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कैसे शिकायत किया जाए और कहां किया जाए शिकायत?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड नहीं करती है। जो इंश्योरेंस कंपनी के आगे एजेंट्स होते हैं वो कई बार मिस सेलिंग कर देते हैं, तो उससे कस्टमर को ये लगता है कि शायद इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। अभी डिटेल में बताया अंकुर जी ने कि आपके पास 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है, आप उसमें पॉलिसी को चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके अलग अलग चैनल्स हैं। पहला चैनल है इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवेंस सेल। आप ग्रीवेंस सेल या जो शिकायत कक्ष है वहां सिंपली एक शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और जो कार्रवाई मुनासिब होगी वही की जाएगी। उसमें आपके साथ कोई जो है फ्रॉड या कोई धोखा या कोई आपको परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी की कार्रवाई से सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। लगभग सभी बड़े शहरों में यानी कि राजधानियों में, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, सभी राजधानियों में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की स्थापना की हुई है। ये दोनों लाइफ और नॉन लाइफ दोनों इंश्योरेंस कंपनीज के विरुद्ध जो कंप्लेंट्स होती है उनको सुनते हैं और इनका फैसला इंश्योरेंस कंपनीज को मानना पड़ता है। और जैसा अंकुर जी ने कहा कि इनका जो झुकाव है वो कस्टमर की तरफ ज्यादा होता है, तो ये कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो अगर फिर भी मामला सुलझे तो फिर IRDA तो है ही, आप IRDA को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोजीत जी हैं जो कि बेंगलुरु से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। और ये बोल रहा था कि मेरे को प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम हर 2-2 साल में बढ़ता है। ओके। तो ये क्या कारण, बढ़ता है या बढ़ाया जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। हर 2-2 साल में बढ़ता है। अंकुर सर। मैं बताना चाहूंगा मोनूजीत जी, क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम के 2-3 रीजन होते हैं। एक तो आपका सम इंश्योर्ड कितना है, आपने बीमा कितने का लिया हुआ है, 5 लाख 10 लाख, उसके हिसाब से बढ़ता है। दूसरा बढ़ता है आपकी उम्र के हिसाब से बढ़ता है। तो हर कंपनी के कुछ स्लैब्स होते हैं, जैसे 30 से 40 में एक रहता है, 40 से 45 एक रहता है, 45 से 50 एक रहता है। तो स्लैब वाइज एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे प्रीमियम बढ़ता रहता है। तीसरी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से भी, क्योंकि जैसे हर चीज का खर्चा बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल का भी खर्चा बढ़ता है। मेडिकल इन्फ्लेशन हो रही है, उस इन्फ्लेशन का जो खर्चा बढ़ता है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हर दूसरे तीसरे साल अपना बेस प्रीमियम बढ़ा देती है। तो ये 3 कारण से ये इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाता है आपका। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कंपनी जब चूज करें उसमें देख लें कि एज वाइज, जैसे मैं लोगों को बताता हूं, आप जब कंपेयर करें प्रीमियम, आज का प्रीमियम किसी कंपनी का मत देखें। आज का प्रीमियम और अगले 20 साल तक, मेरी एज के 20 साल तक का प्रीमियम कितना रहेगा एक कंपनी का और दूसरी कंपनी का कितना रहेगा, फिर डिसाइड करें कि टोटल में कौन सा मेरे लिए बेटर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पर हाँ, जहां तक आपने कहा कि प्रीमियम बढ़ जाता है, वो जैसे आपका पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, दालों का दाम बढ़ रहा है, बाकी चीजों का दाम बढ़ता है, वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि जिसकी यूटिलिटी जो होती है वो हॉस्पिटल से होती है, मेडिकल रिलेटेड चीजों से होती है, मेडिकल रिलेटेड चीजों का खर्चा बढ़ता है, तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी वैसे के वैसे बढ़ता रहता है। बट हर इंश्योरेंस कंपनी पहले IRDA के पास जाती है, उससे वहां से अप्रूवल लेती है इस चीज की, और उसके बाद ही आपको प्रीमियम अगर बढ़ाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में अशोक सर, ये भी सवाल आ रहा है, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर वो क्लेम करना चाहते हैं, पैसे क्लेम करना चाहते हैं, कई बार बहुत दिक्कतें होती है, बहुत लेट से वो पैसे आते हैं, तो ऐसे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जब भी आप चाहते हैं अशोक सर जी, तो पहले तो ये जरूरी है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सूचना जो है वो तुरंत दें। जैसे अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है तो तुरंत सूचना दे, किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो तुरंत सूचना दें। इंश्योरेंस कंपनी को पूरा मौका दें कि जो उन्होंने कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर सकें। जैसे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो सर्वेयर भेजेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो हो सकता है वो हॉस्पिटल में कोई इन्वेस्टिगेटर भी भेज दें। जब आप इंश्योरेंस कंपनी को पूरा मौका दे देते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। फिर आपकी जिम्मेवारी आती है कि आपने जो आपका खर्चा हुआ है या जो आपका नुकसान हुआ है उसके आपने प्रमाण देने। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं
तो आपको हॉस्पिटल के सारे बिल देने पड़ेंगे। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, आपको डिस्चार्ज समरी देनी पड़ेगी, आपको जो ऑपरेशन हुआ है उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। तो ये सारे जो कागज हैं जी, ये अच्छी तरह से आप पूरे करके और एक ही बार में इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करें। चलिए, या अगर कागजों में कुछ कमी रह गई है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ और मांगती है, तो वो भी आप तुरंत दें। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने किसी उसी एजेंट की मदद लें बिल्कुल, जिससे आपने इंश्योरेंस- पॉलिसी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, समय इतना ही है, हालांकि इस विषय पर और भी बातचीत की जा सकती है, बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हमें इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना होगा। अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस मनी मंत्रा के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।